बात करेंगे आज भारत के उन महान इंसान की, इन्होंने अपने अग्नि पंख से भारत को अग्नि उड़ान दे दी थी। डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम सर मिनिस्ट्री में तब कदम रखते हैं जब इस पे काफ़ी सारे प्रेशर्स होते हैं। 1962 का वॉर इंडिया हार जाता है, 65 का वॉर के बाद भारत पे इंटरनेशनल प्रेशर्स काफ़ी कुछ हो रहा होता है बैकग्राउंड पे। पॉलिटिकल लीडर्स को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर डिफेंस सिस्टम मजबूत कैसे करें। अब एंट्री होती है कलाम सर की। कलाम सर एक महान साइंटिस्ट थे, एरोस्पेस साइंटिस्ट भी रहे, वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर, एक टीचर, एक पॉलिटिकल लीडर। इन सब से बढ़ के वो एक महान इंसान थे। वो काफ़ी अच्छा हृदय था उनका और साफ नेक दिल इंसान थे वो। आज बात करेंगे कलाम सर के जीवन के बारे में, ऐसा इनका चाइल्डहुड रहा, ऐसे ये फिजिक्स से इंजीनियरिंग में आए, इनका कैरियर कहाँ पे चेंज हो गया, मिसाइल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और भारत की स्थिति उस समय क्या थी और आज क्या है। अब्दुल कलाम सर, इनके जो अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन है, ये सब इनके फोर फादर्स के नेम है जो इनके नेम पे जोड़े जाते हैं। को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में इनकी डेथ हो गई थी। इनके कार्डियक ने काम करना बंद कर दिया था। इनके प्रोफेशंस काफ़ी थे। ये एक प्रोफेसर भी रहे, एरोस्पेस साइंटिस्ट, ऑथर, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इन सब से कहीं बढ़ के इनको खुद को टीचर कहलाना बड़ा पसंद था। शुरू करते हैं इनके चाइल्डहुड से। इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थे तो नहीं कलाम सर। इनके पिता एक बोटमैन थे, मिल मुस्लिम परिवार से थे कलाम सर। वो इतनी कोई अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली भी नहीं थी कलाम सर की, लेकिन फिर भी कलाम सर को इनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। शमसुद्दीन सर ने इनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। काफ़ी सारी बातें बताया करते थे वो, साइंस के बारे में, देश के बारे में। इतने कोई अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे शमसुद्दीन सर। 15 साल का एज ग्रुप था दोनों का, लेकिन बॉन्डिंग फिर भी बहुत अच्छी थी। स्वाट्स हाई स्कूल से कलाम सर अपने 10th पास आउट करते हैं, लेकिन इतने अच्छे खासे कोई बैकग्राउंड से थे नहीं, लेकिन फिर भी कलाम सर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था अपनी फैमिली से। अगर इतना ज़्यादा फैमिली से सपोर्ट होता नहीं कलाम सर को, आज भी थर्मोन्यूक्लियर पावर, अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइल्स नहीं होते। कलाम सर ने पूरी मिसाइल हिस्ट्री बदल दी इंडिया की। ये तो बात थी उनकी चाइल्डहुड की। एक फ़नी इंसिडेंट भी है यहाँ पे कलाम सर का। क्या होता है, जब ये 5th क्लास में होते हैं कलाम सर, तो इनके जो एक फ्रेंड होते हैं रामनाथन शास्त्री, उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी इनकी 5th क्लास में। टीचर क्या करते हैं, टीचर इन दोनों को अलग बैठा देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे धर्म का डिस्क्रिमिनेशन था वो बहुत ज़्यादा था। वो कलाम सर हमारे तमिल मुस्लिम, रामनाथन शास्त्री ब्राह्मण, दोनों को अलग बैठा देते हैं। कलाम सर को बोलते हैं कि आप पीछे बैठिए। अब कलाम सर चुपचाप चले जाते हैं, सीधे साधे थे। पीछे जब कलाम सर जाते हैं और देखते हैं रामनाथन शास्त्री बहुत ज़ोरों से रोते हैं वहाँ पे, इतनी ज़ोरों से रोते हैं कि मुझे अलग बैठा दिया कलाम सर से। ये फनी इंसिडेंट था उनका है। आगे एक और है, मैं बताऊंगा। अब रामेश्वरम में इतने अच्छे रिसोर्सेज तो होते नहीं है, वो अपनी आगे की पढ़ाई करें। इसके बाद वो तिरुचिरापल्ली या त्रिची चले जाते हैं अपनी आगे की हायर स्टडीज़ करने के लिए। सेंट जोसेफ में वो एडमिशन लेते हैं। वहाँ के टीचर्स भी उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कलाम सर का जो नेचर था ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पिरियस था। वो एकदम ऐसे कनेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करते थे लोगों से। तो यहाँ पर भी काफ़ी सपोर्ट रहता है टीचर्स का। मॉर्निंग असेंबली जो होती है ना, वो सबको याद रहती है। मॉर्निंग असेंबली पे अच्छा हो तो याद रहता है, बुरा हो तो याद रहता है। ऐसा ही सेम होता है इंसिडेंट।
कलाम सर के जो टीचर होते हैं, एक बार क्या करते हैं, कलाम सर कॉरिडोर पे घूमते घूमते निकल जाते हैं दूसरी क्लास पे। वहाँ पढ़ा रहे होते हैं मैथ्स के टीचर। वो कलाम सर को इतना डांटते हैं उस समय। उसके बाद कलाम सर क्या करते हैं, देखिए उनके ही सब्जेक्ट पे टॉप करते हैं। यही मॉर्निंग असेंबली होती है, वो टीचर्स असेंबली चल रही होती है, तो टीचर बोलते हैं देखिए मैंने इस बच्चे को काफ़ी डांटा था, लेकिन आज इसने मेरे सब्जेक्ट पे टॉप किया है, तो बहुत टैलेंटेड लड़का है ये। इसके बाद कलाम सर बीएससी की डिग्री लेते हैं। कलाम सर को बीएससी करते करते ये पता चल जाता है कि मेरा जो कैरियर फिजिक्स पे नहीं है। यहीं पे से वो इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं, एक अप्लाइड ब्रांच है ये फिजिक्स का। उसके बाद कलाम सर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन लेते हैं और सिलेक्शन भी हो जाता है कलाम सर का MIT में। इन पैसे ही नहीं होते, 1000 रुपये की ज़रूरत होती है उस समय, और होते नहीं है वो, क्योंकि इतनी अच्छी खासी फैमिली से तो थे नहीं कलाम सर। कलाम सर आ जाते हैं वापस घर, बोलते हैं आप क्या करें। कलाम सर की जो बहन थी जोहरा, इस समय 1000 रुपये अपनी सोने की चेन है वो गिरवी रख के देती हैं। यहाँ पे कलाम सर बोलते हैं जिन जिन ने मेरे पीछे जो इन्वेस्ट किया है, मैं उन्हें अपनी सक्सेस से वापस रिटर्न गिफ्ट दूंगा। भैया दिया भी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे, UN तक चर्चे थे कलाम सर के। वो बहुत नाम दिया उन्होंने अपनी फैमिली को। कलाम सर कभी भी साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते थे, कि जो पहली प्रायोरिटी थी वो थी पायलट की। वो एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। तो वो क्या करते हैं, जब वो MIT से ग्रेजुएट होते हैं तो 2 जॉब्स निकलती हैं। पहली होती है एयरफोर्स की और दूसरी होती है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, DTTNP। ये भी है इसकी जॉब होती है डिफेंस मिनिस्ट्री में। ये दोनों जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं कलाम सर। दोनों जगह इंटरव्यू देने जाते हैं। सबसे पहला इंटरव्यू एयरफोर्स का होता है देहरादून में। देहरादून आते हैं, 8 बच्चों का सिलेक्शन होना होता है। कलाम सर का नंबर कौन सा आता है, 9वां। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं उस समय कलाम सर। तो स्वामी शिवानंद थे उस समय, वहीं पे खड़े थे कलाम सर उसके बाद वैलीज पे। वो उन्हें मोटिवेट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, कलाम सर जो थे बहुत बड़े थिंकर थे, कभी नहीं रुके। वो बोलते थे कि बात है, कलाम सर की एक लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन, ड्रीम्स आर नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। देखिए कितनी अच्छी लाइन है। इसके बाद कलाम सर डिफेंस मिनिस्ट्री में अपॉइंट हो जाते हैं एज अ सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट। ये कहानी थी उनकी चाइल्डहुड से मिनिस्ट्री में आने तक की। अब बात करेंगे कलाम सर की और मिसाइल हिस्ट्री की इंडिया की। कलाम सर 1965 में DRDO में अपॉइंट होते हैं। मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया की शुरुआत होती है ये कहीं ना कहीं। बात करेंगे मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर टेस्ट एंड क्रूशियल पॉइंट्स कहाँ से शुरू होता है। हमारे जो प्यारे प्यारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान अटैक कर देते हैं इंडिया पे, वहाँ से शुरू होता है कहीं ना कहीं। अब लगता है कि डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। 1962 का वॉर, भारत चाइना से हार जाता है। मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया, कलाम सर की एंट्री DRDO पे 1965। उससे पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। 1962 चाइना अटैक कर देता है इंडिया पे, इंडिया हार जाता है, लद्दाख का एक एरिया ले लेता है यहाँ पे चाइना। उसके बाद 1965 पाकिस्तान भी कहता है भैया चाइना ने तो कर ही दिया, वैसे ही वीक है इंडिया, तो हम भी कश्मीर ले लेते हैं, तो वो भी आ जाते हैं लाइन पे। तो यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी की दाद देनी पड़ेगी, दोनों जगह निपट लेते हैं। ये सब तो चल ही रहा होता है, और साथ में भारत टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ा। प्रोफेसर विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल कलाम मिलते हैं और कहते कि अब हम खुद का सैटेलाइट बनाएंगे। इससे पहले सोवियत यूनियन से लॉन्च हुआ था, लेकिन इसके बाद खुद काम होता है कि अब हम खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। बाद में सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था रोहिणी सैटेलाइट का। SLV पे काम हो रहा होता है यहाँ पे। इधर एक ट्रिटी खुल जाती है 1968 NPT। ये क्या होता है, NPT इधर खुलती है तो इसमें क्या लिखा होता है कि जिन्होंने 1968 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए होते हैं वो न्यूक्लियर नेशन। इस पे साइन करने के बाद
जो भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा वो इलीगल होगा, बहुत सारे प्रतिबंध लग जाएंगे। यहाँ पे इंडिया मना कर देता है साइन करने से। इंडिया बोलता है हमारे तो प्यारे प्यारे पड़ोसी चाइना, पाकिस्तान जैसे, तो हम कैसे साइन कर दें इस ट्रीटी पे। यहाँ पे ट्रीटी टल जाती है, मतलब ट्रीटी पे इंडिया साइन नहीं करता है। इससे पहले तो 5 नेशन में से 5 नेशंस ने न्यूक्लियर टेस्ट किए होते हैं, वैसे चाइना, रशिया, फ्रांस और यूपी। तो आज 5 मार्च 1970 से लागू हुआ होता है ये एनपीटी। इसमें 191 स्टेट साइन कर देते हैं। इस पे 4 नेशंस बचे होते हैं, हालांकि 5 बचे होते हैं, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और साउथ सुडान। नॉर्थ कोरिया की तो बात ही क्या करनी, वो तो हिला ही हुआ है। हालांकि नॉर्थ कोरिया साइन करता है 1985 में, लेकिन फिर विड्रॉ कर लेता है। तो रशिया और कुछ कम्युनिस्ट चल रहा होता है उस समय, G7 कंट्रीज का। तो 2 दल बन जाते हैं, एक कम्युनिस्ट का, एक डेमोक्रेसी वालों का। तो इस वजह से यहाँ पे नॉर्थ कोरिया बच जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, प्रोफेसर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम सर काम कर रहे होते हैं एक साथ। SLV-3 का मिशन सक्सेस हो जाता है। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 1965 में DRDO ज्वाइन किया कलाम सर ने, 1969 पे इसरो, 1980 में रोहिणी सैटेलाइट का सक्सेसफुल लॉन्च, 1970 से 1990 IGDBM जो मिसाइल प्रोग्राम चल रहा होता है इंडिया का, 1990 से 1998 पोखरण टेस्ट। इन सब के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। बताया नहीं कि कलाम से सक्सेसफुल लॉन्च कर लेते हैं, वहाँ पे सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है। SLV का मिशन जो होता है वो सक्सेस हो जाता है, सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल का। वहाँ पे इधर एनर्जी चल रहा होता है अलग, या NPT अलग चल रहा होता है। भारत को सॉलिड डिफेंस चाहिए उस समय। यहाँ पे इंडिया जो था उस समय डिफेंस में अमेरिका से वेपन्स एक्सपोर्ट करता था। इस दुनिया में सबसे महंगा क्या बिकता है? वेपन्स, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। ये एक फॉल्ट है हमारा कि हमारे वर्ल्ड में, ह्यूमन रेस में सबसे महंगा एक हथियार, डिस्ट्रक्टिव वेपन मिलता है। वो भारत उस समय वेपन्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा होता है अमेरिका से। अमेरिका के पास कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी तक वो जापान से एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बात वही है ना, वेपन्स बनते हैं अमेरिका में, अभी तो सबसे ऊपर है अमेरिका। तो यहाँ पे इंडिया खुद के इन्वेंशन पे काम कर रहा होता है। मेड इन इंडिया वाला होता है ना, मेड इन इंडिया स्टिकर ढूंढते रहते हैं, वो वाला सेम वही वाला काम कर रहा होता है यहाँ पे इंडिया, कि मेड इन इंडिया बनाना है अपना डिफेंस सिस्टम। तो यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बात आती है IGMDP। यहाँ पे भी कलाम सर को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया जाता है एज ए मोटिव। तो स्टार्टिंग होती है यहाँ पे इंडियन स्पेस प्रोग्राम की। हालांकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, कलाम सर और इंडिया कवर अप कर जाता है। इस बीच में 1974 में ये अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है पोखरण में। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, काफ़ी पीसफुल नाम रखती हैं वो यहाँ पे पोखरण टेस्ट का। स्माइलिंग बुद्धा, देखिए काफ़ी इनोवेटिव, काफ़ी पीसफुल मैसेज जाता है इस नाम से। यहाँ पे ये सब हो रहा होता है। और इवन 1971 मैंने बताना भूल गया कि 1971 में प्रोफेसर विक्रम साराभाई की डेथ हो जाती है। ये काफ़ी बड़ा फेलियर हो जाता है यहाँ पे मिशन पे। इसके बाद जगह लेते हैं सतीश धवन सर, वो लीडिंग में आ जाते हैं और जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो ये होता है कि मैंने बात करी ना, कलाम सर को फेलियर बहुत ज़्यादा मिले थे। मिसाइल तो उनका बंगाल पे जाके गिर गया था। मैं देखिए, कलाम सर की सक्सेस उन्हें डिफाइन नहीं करती है, फेलियर्स। कलाम सर बोलते थे कि आपकी सक्सेस नहीं आपको डिफाइन करती है, आपका फेलियर आपको डिफाइन करता है। बात बहुत गहरी है, कभी सोचिएगा। यही बात थी। यहाँ पे भी कलाम सर काफ़ी ज़्यादा कवर अप कर जाते हैं। काफ़ी सारे मेंटल प्रेशर्स कलाम सर को एक समय ऐसा लगने लगता है अब जो स्थिति है वो नॉर्मल नहीं होने वाली है, काफ़ी मेंटल प्रेशर। इस बीच में इनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो जाती है, फादर की डेथ, मदर की डेथ। एकदम से झटके पे झटके लग रहे होते हैं कलाम सर को। ऊपर से लैब में एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसके ऊपर नाइट्रस ऑक्साइड का गैस चैम्बर फट जाता है, उसे कलाम सर ले जाते हैं। सब कुछ चल रहा होता है कलाम सर की लाइफ में, इतना सब कुछ। वो 1975 में इसरो जो है गवर्नमेंट बॉडी बन जाती है। ये एक चेंजिंग मूवमेंट था
यहाँ पे जो सैटेलाइट प्रोग्राम था और ये इसरो का जो स्पेस प्रोग्राम था, ये सब मिलके आते हैं। देखिए, प्रोफेसर विक्रम साराभाई को इंडियन प्रोग्राम्स का फादर कहा जाता है। फाइनली टाइम आता है 1980s का। इंडिया को अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च होता है SLV-3 से, रोहिणी सैटेलाइट, इंडिया का खुद का सैटेलाइट। जब ये सक्सेस होता है तो यहाँ पे कलाम सर की एंट्री इसरो से DRDO में हो जाती है। वो डिफेंस सिस्टम बनाता है, DRDO लॉन्च करता है। तो फाइनली यहाँ जब ये सक्सेस मिलती है कलाम सर को रोहिणी सैटेलाइट की, तो इसके बाद कलाम सर की एंट्री होती है DRDO में। DRDO क्या बनाता है? डिफेंस सिस्टम, डिफेंस जितने भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स होते हैं वो सब DRDO बनाता है। यहाँ पे समय इंदिरा गांधी मैम मिनिस्टर होती हैं, तो वो कलाम सर को बोलते हैं कि अब टाइम आ गया है फाइनली स्विंग का। तो यहाँ पे विक्रम साराभाई सर और मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, मैंने तो बताया ना कि उससे पहले की बात हो रही है, ये सक्सेसफुल लॉन्च रोहिणी सैटेलाइट का उससे पहले की बात हो रही है। सॉरी, इंडियन गाइडेड डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उस समय लॉन्च किया जाता है। कहीं ना कहीं इंडिया की मिसाइल हिस्ट्री बदल देता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? देखिए, सरफेस टू सरफेस वेपन सिस्टम, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, कोबरा, ये सब इंडिया को मिलते हैं। मैक्सिमम के नाम तो कलाम सर ने ही रखे थे। देखिए, अग्नि जिसपे ये पूरी स्टोरी थी, IGDBM का ना मोटिव था, जो वो ऑब्जेक्टिव था वो था अग्नि। खाली DRDO ने ही यहाँ पे काम नहीं किया था, या कलाम सर बस एक खुद बोलते हैं कलाम सर कि मैं से आगे से फेज था, बाकी मेरे पीछे बहुत सारे लोग थे। IITs, MITs, IIMs ने सबने कॉन्ट्रीब्यूट किया DRDO को। इतने बड़े थे सब लोगों ने, सबने इंडियन डिफेंस को कंट्रीब्यूट किया था इंडिया का मिसाइल सिस्टम मजबूत बनाने के लिए। फाइनली वो टाइम, जो ऑब्जेक्टिव वाला टाइम बताया ना मैंने IGDBM का, 20 अप्रैल 1989 का दिन आता है। लॉन्च की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। राजीव गांधी कुछ PM थे वो पूरे देश के। फाइनली हमको अग्नि मिलेगा, का डिफेंस सिस्टम मिलेगा, मिसाइल मिलेगी, सब कुछ सत्यानाश हुआ। देखिए, 14 पे काउंटडाउन रुक गया, लॉन्च डिले हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया था, तो मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा। फिर पूरे देश में बातें शुरू हो गई थी कलाम सर पे। फाइनली इसको एक्सटेंड किया 1 मई 1989 को। 1989 का दिन आता है, इस दिन भी फिर वही सेम प्रॉब्लम, फिर मिशन अबॉर्ट। कलाम सर के कार्टून्स बना दिए गए थे अखबार में, क्या ये कर रहे हैं, ये ऐसे मिसाइल सिस्टम बनाएंगे, क्या बनाएंगे देश में। बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता है यहाँ पे कलाम सर का। इतना क्रिटिसाइज होने के बाद भी कलाम सर पीछे हटते नहीं है। कलाम सर पीछे हटते नहीं है। फाइनली 22 मई 1989 को भारत को सक्सेस मिली थी। इंडिया गेट द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण, एक आइकन बन गए उस दिन कलाम सर यहाँ पे। विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल 5500 किलोमीटर का स्ट्राइक टारगेट रखती है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे अटैक का। ये सब हुआ था कलाम सर के साथ ऐसा। उसके बाद 1990 में वो डिफेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बना दिए गए। वो 1990 से 1998 तक वो इसमें काम करा, जिस समय भारत का पोखरण टेस्ट हुआ, ऑपरेशन शक्ति, सब में कलाम सर का बहुत ज़्यादा अहम रोल था। इसके बाद कलाम सर इंडिया के 11th प्रेसिडेंट रहे। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले थे कलाम सर को। इंडिया उस समय जो कुछ भी नहीं था डिफेंस में, आज बहुत कुछ है। लेवल 4 की चौथे नंबर पे हमारा डिफेंस सिस्टम है आज। 1981 में कलाम सर को पद्म भूषण मिला था, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न से नवाजे गए थे कलाम सर। 1998 वीर सावरकर अवार्ड, साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा अवार्ड होता है, सबसे बड़ा अवार्ड, ये इन्हें मिला था यहाँ पे। 2000 में मैग्सेसे अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स कलाम सर को उनकी लाइफ में। ये जितने भी अवार्ड्स हैं ये बहुत कम है जितना कलाम सर ने हमारे देश के लिए किया।